नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज पे। आज हम लोगों का दूसरा वीकली टेस्ट पेपर रहेगा, जिसमें 1 नवंबर से 8 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इससे हट के क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स नहीं आने वाले हैं, सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है ताकि हर एग्जाम के लिए ठीक रहे वो आपका। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित शेखो भारतीय वायुसेना मैराथन 2025 शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 25 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट एवर सेखोन इंडियन एयरफोर्स मैराथन ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या पुणे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। भारत में पहली बार शेखो भारतीय वायुसेना मैराथन जो है 2025 में दिल्ली में आयोजित की गई है। अब पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार आयोजित हुआ है ये आपका दिल्ली में ही, इसका समापन भी हुआ है। इसमें 12,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया और देश भर के 46 वायुसेना स्टेशनों से 45,000 प्रतिभागी जुड़े। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। यह मैराथन परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता को समर्पित थी। उन्हीं के नाम से इस मैराथन का आयोजन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में आपको हर क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आना 100% गारंटीड है। Where was India's first fully digital museum dedicated to tribal freedom fighters inaugurated? ऑप्शन है आपके रांची, भोपाल, नवा रायपुर या शिलोंग। तो भारत का जो पहला पूर्णतः डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आपका जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको समर्पित जो म्यूजियम है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय उद्घाटित किया। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। काफी लंबा नाम है बट आपको ध्यान रखना है इसको। संग्रहालय में वीएफएक्स डिस्प्ले, इंटरएक्टिव स्क्रीन और क्यूआर कोडेड स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। इस संग्रहालय छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह की वीरता और जनजातीय प्रतिरोध की भावना को समर्पित है। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। ये एक पॉइंट है आपका, इसको याद रखिएगा कि भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि ये किस स्टेशन से इनको ये राफेल में बैठकर ये उड़ी हैं? तो ऑप्शन हैं आपके तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन या फिर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में जो पहली उड़ान भरने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी है, तो ये उड़ान जो है ना अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से भरी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अंबाला वायु सेना स्टेशन हरियाणा से राफेल में उड़ान भरा इन्होंने। वह राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। ये पॉइंट ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि जो भी चीज पहला होता है और खासकर महिलाओं में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर असम में से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। उन्होंने दोनों प्रमुख भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई में उड़ान भरने का गौरव प्राप्त किया है। ध्यान रखना है, सिर्फ सुखोई ही है, सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि सुखोई में भी इन्होंने बैठकर उड़ान भरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? Where was India's first fully digitized National Maritime Fisheries Census 2025 लॉन्च? क्वेश्चंस हवा में नहीं है, क्वेश्चंस वही हैं जिनकी आने की पूरी संभावना है, तो एकदम ध्यान से रखिएगा इनको। ऑप्शन हैं आपके कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम या मुंबई।
तो भारत की जो पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना है 2025 की, इसका शुभारंभ हुआ है ऑप्शन नंबर ए कोच्चि में। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 का शुभारंभ कोच्चि से हुआ। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट से लॉन्च किया है। यह जनगणना 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य समुदायों का वास्तविक समय डेटा एकत्र कर डिजिटल मत्स्य शासन प्रणाली को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम ताजा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर चीज के एग्जाम में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा पाने वाली गोगा बील झील कहाँ स्थित है? वेयर इज गोगा बील झील रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट लोकेटेड? अब सबसे बड़ी दिक्कत मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सबसे न्यूएस्ट स्टेट है आपका रामसर साइट्स का, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। तो गोगाबील झील जो है ये आपका बिहार में पड़ती है, जिसको अभी हाल ही में रामसर का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गोगाबील झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये कटिहार जिला बिहार में स्थित एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। इसके उत्तर पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी बहती है। यह झील पहले से ही बिहार का पहला सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र है, यानी कि कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सी 2 भारतीय सहकारी संस्थाएं विश्व की शीर्ष सहकारी संगठनों में शामिल हुई हैं? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की 2 ऐसी आपकी क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव कंपनीज जो हैं वो वर्ल्ड में रैंक कर रही हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, विच 2 इंडियन कॉपरेटिव्स हैव बीन रैंक्ड अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं आपके क्रिप्को एंड नाफेड, अमूल एंड इफको, NCDC एंड मदर डेयरी या NDDB एंड GCMMF। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमूल एंड इफको। ये 2 सहकारी संगठन ऐसे हैं जो आपका विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट 2025 में एक रैंक पे है, शीर्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमूल एंड इफको को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 25 में विश्व की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में स्थान मिला। रैंकिंग का ऐलान जो है वो दोहा कतर में आयोजित हुआ ICACM 50 कॉन्फ्रेंस में किया गया है। अमूल ने दुग्ध सहकारिता मॉडल से ग्रामीण आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को मजबूती दी, और इफको किसानों को सतत उर्वरक उत्पादन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हरित पहल के माध्यम से सशक्त बना लिया है। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में किस देश को छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड पोषित चावल का निर्यात किया है? इंडिया हैज रिसेंटली एक्सपोर्टेड फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू विच कंट्री? ऑप्शन हैं आपके फिजी, मलेशिया, इंडोनेशिया या पापुआ न्यू गिनिया। तो अभी हाल ही में भारत ने पापुआ न्यू गिनिया को छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड पोषित चावल का निर्यात किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इस निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने सुगम बनाया है। एपीडा अध्यक्ष अभिषेक देव ने इसे भारत की गुणवत्ता और पोषण आधारित खाद्य समाधान क्षमता का उदाहरण बताया। यह सफलता भारत के वैज्ञानिक और पोषण उन्मुख खाद्य निर्यात क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। अगला सवाल है, भारत गेम डेवलपर सम्मेलन इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ द इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेड? ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 25 का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 5 से 7 नवंबर 2025 तक चेन्नई में आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने गेमिंग से जुड़ी कई संस्थाओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए।
राज्य में 6 महीनों में गेमिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कई रीजनल हब जो कि कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, सलेम, तिरुनेलवेली स्थापित किए जाएंगे। ये पहल तमिलनाडु को गेमिंग, एआई और टेक्नोलॉजी नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which Indian tennis player has recently announced retirement from professional tennis? ऑप्शन हैं आपके सोमदेव देवरमन, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पीस या महेश भूपति। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। इन्होंने अभी हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 20 वर्षों का शानदार करियर पूरा किया जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब शामिल हैं। बोपन्ना ने 2017 फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब गैब्रिएला डाब्रोक्सी के साथ जीता था। वे अपने शक्तिशाली सर्व और डबल्स में निरंतर प्रदर्शन के लिए भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी में गिने जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज का नाम क्या है? What is the name of the third ship of the survey vessel large class recently commissioned into the Indian Navy? ऑप्शन हैं आपके INS संध्याक, INS निर्देशक, INS अजय या INS इक्षक। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए SVL यानी कि सर्वे वेसल लार्ज क्लास यानी कि श्रृंखला के तीसरे जहाज का नाम INS इक्षक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसे 6 नवंबर 2025 को कोच्चि नौसेना बेस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की है और यह जहाज भारत जल विज्ञान यानी कि हाइड्रोग्राफिक और समुद्री सर्वेक्षण क्षमताओं को सशक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय गीत ने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया है? द सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ विच नेशनल सॉन्ग? ऑप्शन हैं आपके जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम या ए मेरे वतन के लोग। तो अभी हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसको गाया किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने गाया था। ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन के मंथन हॉल में हुआ। आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन उपस्थित रहे। समारोह में सामूहिक वंदे मातरम गाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पुस्तिका का विमोचन शामिल था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? Who won gold medal in women's 10 meter air pistol rifle standing SH1 event at 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन दुबई? ऑप्शन हैं आपके अन्ना बेंसन, अवनी लेखरा, वनिप्पा लेओगिन विलाई, रूबीना फ्रांसिस। तो दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अवनी लेखरा ने दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्वीडन की एन्ना बेसनन को पछाड़कर यह खिताब हासिल किया। थाईलैंड की वनिप्पा लियोंगविलाई ने कांस्य पदक जीता है और भारत ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया। आकाश ने स्वर्ण, संदीप कुमार ने रजत और टीम ने सिल्वर पदक जीता है। अगला सवाल, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तो काफी इजी है, इंडिया ने जीता है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कहाँ आयोजन हुआ था, कब हुआ था, किस टीम के साथ जीता, रनर अप कौन था। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। तो ये 2 नवंबर 2025 को आयोजन हुआ था भारत में ही इसका,
30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत में इसका आयोजन हुआ। ये टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था और भारत ने इसे चौथी बार होस्ट किया है। सबसे पहले 78, फिर 97, फिर 13 में भी हुआ था भारत में ही। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप जीता और यह टूर्नामेंट आखिरी बार 8 टीमों के साथ आयोजित किया गया। मतलब जो भी हाल ही में बीता है, ये टोटल 8 टीमें इसमें खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी भारत में विकसित पहली कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की है जो ल्यूकीमिया यानी कि आपका जो ये होता है ना ब्लड कैंसर और लिम्फोमा के इलाज में उपयोगी है। पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च विच इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी फॉर ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। ऑप्शन है आपके म्यूनो कार 19, नेक्स्ट कार 19, बायो टी सेल 19 या जीन एक्ट 19। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी जो ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज के लिए विकसित की गई है। इसका विकास इम्यूनो एक्ट, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से हुआ। इस प्रोजेक्ट को डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरेक का समर्थन प्राप्त है। यह तकनीक मरीज की अपनी टी सेल को जीन संशोधित कर उन्हें कैंसर कोशिकाओं पर सटीक हमला करने योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सालाना यानी कि ईयरली 12 दिन का सवेतन यानी कि पेड मासिक धर्म अवकाश यानी कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव लागू किया है? कुल मिला के सवाल ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो साल में 12 दिन महिलाओं को जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो उनका पीरियड होता है उसके लिए लीव भी दिया जाएगा और उसका पे भी किया जाएगा। मतलब उसका पेमेंट कटेगा नहीं, उनका पेमेंट बनता रहेगा, उस लीव का कोई वो नहीं रहेगा, इश्यू नहीं रहेगा। तो ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका ने अभी हाल ही में 12 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव लागू किया है। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जिसने महिलाओं को हर महीने 1 दिन का सवेतन मासिक धर्मावकाश कुल 12 दिन वार्षिक देने की मंजूरी दी। यह नीति सरकारी और निजी क्षेत्रों पर लागू होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और कार्यस्थल उत्पादकता को बढ़ावा देना है। यह कदम भारत में जेंडर रेस्पॉन्सिव लेबर पॉलिसी की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वे पुनातसंक्षु द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे? पीएम मोदी विल विजिट विच कंट्री टू इनॉग्रेट दी पुनातसंक्षु सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है आपके भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूटान। अभी हाल ही में इनको भूटान की आधिकारिक यात्रा पे जाना है, 2 दिवसीय यात्रा पे होंगे। वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक के साथ मिलकर 1020 मेगावाट पुनातसंक्षु द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मोदी जी ग्लोबल पीस फ्रेयर फेस्टिवल में भाग लेंगे और थिम्फू स्थित ताक्षी छोड़जोंग में पवित्र अवशेषों को नमन करेंगे। यह यात्रा भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? ये काम अगर भारत में हो जाए तो फिर भारत में ना जो भविष्य है ना नौजवानों का, जो नई पीढ़ी आ रही है, संवर जाएगी। क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है आज के टाइम पे, खाली लेना है इंस्टाग्राम और फोटो लेना है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो लगा रहेगा, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड बैन ऑन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा या डेनमार्क। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 13 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को माता पिता की अनुमति से उपयोग की छूट दी जाएगी। यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समय की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है और डेनमार्क सरकार के अनुसार बच्चे रोजाना औसतन 2 घंटे 40 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन ने हाल ही में असम में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है?
Nirmala Sitharaman recently laid the foundation stone of which university in Assam focused on technical and vocational education? ऑप्शन है आपके श्री माता शंकरा देव यूनिवर्सिटी, शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी, असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी या फिर तेजपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने असम में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। असम के विश्वनाथ जिले के भोलागुड़ी में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। ये असम का पहला तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित विश्वविद्यालय होगा। यहाँ एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि कोर्स उपलब्ध होंगे और यह विश्वविद्यालय 241 एकड़ भूमि पर 7 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जाएगा। अगला सवाल, भारत ने बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क यानी कि बिमरेन का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये। Where was the first biennial conference of BIMSTEC India Marine Research Network held in India? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या कोची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोची। बिमरेन का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन 4 से 6 नवंबर तक कोची में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन भारत की ब्लू इकोनॉमी सहयोग को मजबूत करेगा और करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। बिमरेन विदेश मंत्रालय की 2025 में शुरू की गई पहल है जो भारत और बिम्स्टेक देशों के शोध संस्थानों को जोड़ती है। इसके पायलट चरण में 25 संस्थान और 50 से अधिक शोधकर्ता जुड़े हैं जो समुद्री अनुसंधान और सतत विकास पर कार्य कर रहे हैं। और फाइनल क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं जिन्होंने 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतकर यह उपाधि हासिल की? Who became India's 91st Grandmaster after winning the 6th Asian Individual Championship? ऑप्शन हैं आपके इल्लम पार्थी AR, राहुल VS, एस रोहित कृष्ण या गुकेश टी। तो 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, राहुल VS। राहुल VS ने 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया था। उनसे पहले चेन्नई के इल्लम पर्थी AR 90वें थे, एस रोहित कृष्णा 89वें थे। याद रखिएगा 89th और 90th और 91 तो आप 91st जो है आपके ये बने ही हैं राहुल VS। ग्रैंड मास्टर का खिताब FIDE द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च शतरंज उपाधि है जो IM, FM और CM से ऊपर होता है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। 20 वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, फालतू फर्जी टाइम नहीं है किसी के पास कि बैठ के मेरी वीडियोस को देखेगा। अगर वो 20 मिनट दे रहा है तो यूज होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, सारे टू द पॉइंट्स थे, टॉपिक जितने भी थे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीकली करंट अफेयर्स के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जो सक्सेस होता है ना, सफलता, उसका कोई सीक्रेट नहीं होता, ना ही कोई शॉर्टकट होता है। ये आपका जो प्रिपरेशन है, मेहनत है, अपने हार से जो सीख मिलती है ना, उसी का सब एक मिला जुला वर्क होता है। तो जितने नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हमारे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करा करें, ठीक है। और फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल डेली जीके डोज को और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।